दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल वेस्ट फ्री लर्निंग में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहली वाली जो हमारी वीडियो हुई थी वो फिजिक्स के टॉपिक बॉयंसी और आर्किमिड्स प्रिंसिपल हमने स्टार्ट किया था। उसमें आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए खैर, आज की जो वीडियो है अपनी वो से हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। फिर से मैं याद दिलाता हूँ आप लोगों को, जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही वीडियोस डालूं वो आप तक पहुंच जाए। और याद रखिए, ये मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लोग मुझे देखेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कल मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाया था बच्चों, किसी कारण से। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यस now I'll work with consistency. So let's start our video. अब देखिए, दो सब्सटेंस ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एक आयरन और एक कॉटन। दोनों का मास यहाँ पे सेम है जो कि 1 kg है, और ये जो है डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑक्यूपाई कर रहा है। आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब देखिए, आयरन जो है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कम जगह ले रहा है, और कॉटन जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। अब पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि दोनों का जो है वो मैग्नीट्यूड सेम है, मास सेम है, लेकिन फिर भी कॉटन जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई क्यों कर रहा है एज कम्पेयर टू आयरन। तो ऐसा इसलिए बच्चों, इसके पीछे आप रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेंसिटीज। आप लोग नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। बिकॉज सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन डेंसिटीज, सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन डेंसिटी। दोनों का डेंसिटी जो है वो अलग है। डेंसिटी में आपको बता दूं, डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं मास बाय वॉल्यूम को, ठीक है। अब देखिए, इसका यूनिट जो है सीजीएस सिस्टम में वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस में है ग्राम पर सीएम क्यूब। ये सवाल आप लोग को पूछ सकता है बच्चों। और एसआई सिस्टम में है केजी पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों सवाल आप लोग को आ सकता है एसआई सिस्टम में और सीजीएस में। खास करके एसआई वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी का एसआई यूनिट। अब देखिए, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 27,000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये भी 27,000 केजी पर मीटर क्यूब है, सॉरी सेंटीमीटर मैंने बोल दिया था। ये है डेंसिटी ऑफ एल, एल्यूमिनियम की डेंसिटी है। और सीजीएस में आप इसे लिख सकते हैं 2.7 ग्राम पर सीएम क्यूब, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। आप देखिए, ज्यादातर सब्सटेंस जो है वो हीट करने पर एक्सपैंड करता है, ठीक है। मतलब आप किसी चीज को अगर हीट करेंगे तो नॉर्मली वो एक्सपैंड करेगा, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। और जब आप कूल करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो घटेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसमें मास जो है वो मास आपका कांस्टेंट रहता है, ये आपका कांस्टेंट रहता है। इस वजह से जो डेंसिटी होता है ज्यादातर सब्सटेंस का वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वी नो दैट डेंसिटी डिक्रीजेस। लेकिन पानी जो होता है उसमें एक स्पेशल क्वालिटी होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है वाटर में, जो कि जब आप उसको ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक हद तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसे हम लोग मिटा लेते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं क्या होता है। पहले इसे मिटा लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक कंटेनर बना लेते हैं, और ये पानी है इसके अंदर, ठीक है। ये पानी है इसके अंदर, और नीचे एक बर्नर लगा लेते हैं। एक रफ सा डायग्राम बना देता हूँ बर्नर का, ठीक है। ये एक बर्नर है। अब देखिए बच्चों, होगा क्या कि हालांकि पानी जो है जब आप उसको कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक लिमिट तक। अब फॉर एग्जांपल एक दूसरा बीकर है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बीकर बना लेते हैं हम लोग। ये बीकर बोल रहा हूँ, कंटेनर या फिर ड्राफ्ट बोल सकते हैं आप इसे। अब जब आप इसे फ्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, ठीक है, और आप जब इसे फ्रीज करेंगे पानी को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिकुड़ेगा एक लिमिट तक, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तक तो ये सिकुड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा, ये एक्सपैंड करना चालू करेगा। अब देखिए, ऐसा नॉर्मल केस में नहीं होता है। वाटर जो है या फिर कोई भी फॉर एग्जांपल दूसरा सब्सटेंस है, ये कोई दूसरा सब्सटेंस है, एनी अदर सब्सटेंस,
ठीक है। अब जब आप इसे कूल करेंगे तो जनरली ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जितना ज्यादा आप इसको फ्रीज करेंगे, जितना ज्यादा फ्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। जितना ज्यादा आप इसे हीट करेंगे ये उतना ही ज्यादा एक्सपैंड करता जाएगा। लेकिन अगर वाटर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाटर, ये अगर पानी है, आप इसे कूल करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट 4 डिग्री सेल्सियस तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जहां 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगेगा इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, और इसी एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस एक्सपेंशन, बुरा नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं इस एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी को वाटर के। अब देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये मैक्सिमम होता है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर पूछ दे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इसका डेंसिटी भी आप लोग को पूछ सकता है, ये है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है आपका पानी का डेंसिटी, या फिर इसको 1000 केजी पर मीटर क्यूब भी आप लोग लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है आपका। मीटर पूछेगा वो लिख दीजिएगा, ये आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसी तरह से एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन का सबका अलग अलग डेंसिटी है। एल्यूमिनियम का है 2700 केजी पर मीटर क्यूब, जिंक का है 4200 केजी पर मीटर क्यूब, और आयरन का है 7800 केजी पर मीटर क्यूब। तो हम लोग समझ रहे हैं कि आयरन का डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पे तीनों में। अब देखिए आयरन जो है, चूंकि आयरन जो है वो जिंक से ज्यादा उसकी डेंसिटी होती है, इस वजह से जिंक इज लाइटर देन आयरन। एक सवाल आप लिख सकते हैं कि नोट कर सकते हैं उसको कि व्हाई जिंक इज लाइटर देन आयरन, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ जिंक। अब उसी तरह से आपका जिंक भी जो है वो आपका हेवियर होता है एल्यूमिनियम से। फिर से वही सवाल, बिकॉज जिंक इज डेंसर देन एल्यूमिनियम। अब देखिए पहले केस में जिंक जो है वो लाइट है और दूसरे केस में जिंक जो है वो हेवी है। इसका मतलब ये है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों कि हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं अलग अलग सब्सटेंस के डेंसिटी से, जो कि डेंसिटी अलग अलग सब्सटेंस का अलग होता है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। और यही है आपका कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट, इसे फटाफट से मिटा लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को एनोमलस एक्सपेंशन के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। और वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा कब रहता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों कि एट 4 डिग्री सेल्सियस की द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। और क्यों होता है ये भी बता दिया, क्योंकि इस टेम्परेचर के अगर नीचे आप इसको ले जाएंगे तो इसका एक एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी होता है, इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। और अगर एक्सपैंड करेगा तो भैया उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लगेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ने लगेगा तो डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ने लगेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटने लगेगा। तो ये सिर्फ वाटर में ऐसा होता है, सब लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसे मिटा देते हैं बच्चों, ये है रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट, इसे समझ लेते हैं बारी बारी से अच्छे से। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी जो है ये हम लोग को बताता है कि कितना गुना डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से। मान लेते हैं कि ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी इस तरह से बना लेते हैं, और ये है आपका वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और ये कोई भी सब्सटेंस है, नहीं मालूम कौन सा सब्सटेंस है। अब ये रिलेटिव डेंसिटी आपको ये बताएगा कि ये जो सब्सटेंस है ये वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से इसकी डेंसिटी कितना टाइम्स, ठीक है, कितना टाइम्स या तो ज्यादा है या फिर कितना टाइम्स कम है, ये आपको बताता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है आप इसको कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का रेशियो और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस का रेशियो। यहां मैं लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का रेशियो और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसका रेशियो, जो भी इस सब्सटेंस का डेंसिटी है और वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस का डेंसिटी, हम लोग यहाँ पर क्यों ले रहे हैं आप जानते हैं अच्छे से, क्योंकि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बच्चों रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस का, ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है।
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इक्वल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी बराबर होता है आपके मास बाय वॉल्यूम के। तो आप कह सकते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस बाय मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख दिया हमने मास बाय वॉल्यूम। और फिर नीचे क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस का भी उसी तरह से मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो नीचे रह जाएगा आपका मास और ऊपर आ जाएगा आपका वॉल्यूम। तो यू कैन राइट इट एज इन दिस फॉर्म एज वेल, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस बाय मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं बच्चों। अब जब इक्वल वॉल्यूम आप लेंगे गिवन सब्सटेंस का और वाटर का, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेंगे, अगर इस सब्सटेंस का भी आप सेम वॉल्यूम ले रहे हैं और इस वाटर जो आप ले रहे हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसका भी आप दोनों का सेम वॉल्यूम अगर ले रहे हैं, तो हम लोग को पता चलेगा कि रिलेटिव डेंसिटी आप लिख सकते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों का इक्वल वॉल्यूम रहे, अगर दोनों का न्यूमेरिकल में अगर ये सवाल दिया रहे कि सब्सटेंस का और वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया जा रहा है, तो फिर यू कैन राइट द फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू m, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, बाय मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी फॉर्मूला यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, लेकिन ये एक स्पेशल केस में होगा जब आपका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग समझ लेते हैं डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। इससे पहले हम लोग इसे मिटा लेते हैं। तो चलिए बच्चों फटाफट से हम लोग डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में रिलेशन जो है समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉलिड को लिख सकते हैं ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड को हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसको हम लोग इसके एसआई यूनिट में लिख लेते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट में लिख लेते हैं। तो ये आपका सेम रह जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और डेंसिटी ऑफ वाटर का ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं कि ये होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से नहीं लिखा, ये सेम ही चीज़ उतरेगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब देखिए अगर आप लोग को डेंसिटी ऑफ सॉलिड एक और तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका ऐसा ही सिस्टम है, अगर पूछेगा तो इस तरह से सवाल बनेगा, और अगर सीजीएस में पूछेगा बस एक चीज़ चेंज कर दीजिएगा। सीजीएस में अगर निकालने बोलेगा तो आप 1 kg मीटर क्यूब की जगह 1 ग्राम पर cm क्यूब भी बोल रहा हूँ, 1 ग्राम पर cm क्यूब आपको लेना होगा, क्योंकि आपको सीजीएस सिस्टम में निकालना है आंसर। तो चलिए इसे ये आई होप कि आपको समझ में आ गया, यही रिलेशन है आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में। हम लोग समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी का डिटर्मिनेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, एक बीम बैलेंस का इस्तेमाल करके। तो बच्चों यहाँ पे पहले से ही मैंने बीम बैलेंस का डायग्राम बना लिया है, ये काफ़ी टाइम टेकिंग था, फिर भी बहुत गंदा डायग्राम बना है, तो खैर इसको माइंड मत कीजिएगा, इसे हम लोग यूज़ करेंगे इसको समझने के लिए। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूजिंग अ बीम बैलेंस। ये बीम बैलेंस है। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं, जो कि जिसका डेंसिटी सॉलिड का डेंसिटी यहाँ पे वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है एट 4 डिग्री सेल्सियस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग गिवन सॉलिड को ले लेंगे और उसको सस्पेंड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में बीम बैलेंस के। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। ये हुक का इस्तेमाल करके हम लोग इस सॉलिड को सस्पेंड कर देंगे जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे से।
अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। RHS राइट हैंड साइड पैन में हम लोग स्टैंडर्ड वेट्स का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इस गिवन सॉलिड का वेट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे या निकाल लेंगे सॉरी कैलकुलेट बोल रहा हूँ एयर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वुडन ब्रिज को प्लेस करेंगे LHS पैन के ऊपर, एक वुडन ब्रिज को प्लेस करेंगे फिजिकल बैलेंस के, और उसके ऊपर एक बीकर रख देंगे, ठीक है, जिसमें कि 2/3 पानी भरा हुआ होगा, यानी कि 2/3 हिस्सा हमारा पानी भरा होगा। 2/3 हिस्सा कितना हो गया, फॉर एग्जांपल ये है, अब आप बोल सकते हैं ये हो गया आपका 2/3 हिस्सा, लगभग 2/3। इसको वाटर से हम लोग 2/3 फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने 2/3 फिल किया है, सॉरी 2/3 फिल किया है, ठीक है। अब हम लोग सॉलिड को कम्प्लीटली इमर्स कर देंगे पानी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड को, सेम सॉलिड को हम लोगों ने कम्प्लीटली पानी के अंदर इमर्स कर दिया है। इस तरह से आप पानी में उसको डुबाएंगे कि आप वो जो सॉलिड है वो वॉल्स को टच नहीं कर रहा होना चाहिए, ना ही वो इस बॉटम को टच कर रहा होना चाहिए, ठीक है, वॉल्स को टच नहीं कर रहा होना चाहिए। अब क्या करेंगे, वेट को चेंज करेंगे RHS स्पैन में, यानी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला स्पैन हमने बना रखा है, RHS वाला जो होगा उधर नहीं बनाया हमने, उधर हम लोग वेट को चेंज करेंगे और फिर उसके वेट को निकाल लेंगे कि उसका एग्जैक्ट वेट जो है वो पानी में कितना है। अब देखिए, जब तक कि पॉइंटर जो है वो इक्वली ऑसिलेट नहीं करेगा दोनों तरफ, पॉइंटर बिल्कुल बीच में जब तक नहीं आएगा तब तक आप इसका वेट कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब बीच में आ जाएगा इसका वेट ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा और उस वेट को हम लोग मान लेते हैं W2GF। यहाँ पर जो इसका वेट है इसको हम लोग मान लेंगे W2GF, और पहले जो इसका वेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसको हम लोग मान लेंगे W1GF, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्व क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड इन एयर कितना था, W1GF, और वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर कितना था, W2GF। तो लॉस इन वेट आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, लॉस इन वेट आप लोग आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। लॉस इन वेट कितना हो जाएगा बताइए। पहले वाला वेट ऑब्वियस से ज़्यादा होगा, हवा में वेट ज़्यादा था, वाटर में वेट कम हो जाता है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है बुओयेंसी में, यानी कि W1GF माइनस W2GF, इसमें आप लोग कॉमन ले सकते हैं GF, ठीक है, W1 माइनस W2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे तो बनाने का जगह नहीं है, यहीं पे हमें मैनेज करना होगा कहीं पर। हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये तो हम लोग जानते हैं बच्चों अच्छे से। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। हम लोग यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर बाय वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड इन एयर बाय वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, कितना वाटर इस सॉलिड ने डिस्प्लेस किया है, हटाया है, ये हो जाएगा बराबर रिलेटिव डेंसिटी के, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं बच्चों, तो आगे हम लोग इस पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लोग इस पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, आपको लिखना होगा अप्लाइंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है एग्जाम में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब आप लोग अप्लाई करेंगे बच्चों, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस कर रहा है सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड, ठीक है, ये आपका बच्चों बराबर हो जाएगा लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड,
लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड की, मतलब जितना वाटर सॉलिड डिस्प्लेस कर रहा है, जितना पानी ये सॉलिड डिस्प्लेस कर रहा है, वो बराबर हो जाएगा इस सॉलिड के वेट लॉस के। मतलब कितना वेट ये सॉलिड का, कितना वेट ये सॉलिड का लॉस हुआ है, कितना वेट इस सॉलिड का पानी में जाने के बाद लॉस हुआ है, ये बराबर हो जाएगा आपका वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड। मतलब जितना पानी उसने हटाया है, उतने पानी का जो वेट होगा, उतना ही वेट लॉस इस सॉलिड का हुआ है। आई होप कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। और आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, W बाय W1 माइनस W2। W1 माइनस W2 हमने इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि W1 माइनस W2 का मतलब है लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड, कितना लॉस हुआ है, तो W1 माइनस W2 यहाँ पे पहले ही मैंने करके दिखा दिया है। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम लोगों ने यहाँ पे समझा है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड whose density is more than that of the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिटा लेते हैं इसे। तो बच्चों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की जो वीडियो थी हमारी, जो कि डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के डिटर्मिनेशन के ऊपर थी, जिसमें हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बीम बैलेंस का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जिन्हें अच्छा लगता है, अच्छी लगती है मेरी वीडियोज़, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। इससे मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा रोज़ाना वीडियोज़ लाने की। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।